हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश रंजन पुनः आरएस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में मैंने पढ़ाया था यूरोप के राष्ट्रवाद। यूरोप के राष्ट्रवाद के मैंने अंतिम टॉपिक का आया था। जैसे मैंने पढ़ा था इटली का एकीकरण पढ़ा था, 1848 की क्रांति पढ़ा था। आज मैंने हॉट टॉपिक के माध्यम से आज मैं जर्मनी का एकीकरण पढ़ूंगा और अपने चैप्टर को समाप्त करूंगा। मतलब आज जो पढ़ने वाला हूं, आज यूरोप के राष्ट्रवाद के अंतिम टॉपिक है और उसके साथ जो बीटीसी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी लास्ट में हम देखने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अपने टॉपिक को। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन के लिए मैं आपके लिए एक मोटिवेशन लेकर आया हूं। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है मैंने। बोल रहा हूं कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आप खुद जानते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अभी भी आपके पास समय है, आप कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत सारा समय है और कर सकते हैं। कुछ भी नामांकन है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। तो चलिए मैं इस टॉपिक, इस मोटिवेशन ऊर्जा के साथ मैं आगे अपने क्लास के लिए शुरू करता हूं। चलिए आगे पढ़ेंगे, हम जर्मनी में एकीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी का हम छायाचित्र देखेंगे, जर्मनी का ऐतिहासिक भूमि देखेंगे, कि जर्मनी का मैप देखेंगे कि जर्मनी कहाँ है, और जर्मनी से सटे इलाकों को देखेंगे कि किस प्रकार जर्मनी में एकीकरण का मांग होता है और वहां कैसे जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना सब उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं। ये जर्मनी का मैप है। अब जर्मनी का मैप है तो जर्मनी में सबसे पहले देखते हुएगा, ये साइड में डेनमार्क है मेरे प्यारे बच्चों, डेनमार्क है। इधर नीदरलैंड है, इधर नीदरलैंड है, इधर लग्जमबर्ग है, बेल्जियम ये है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस इधर कारी है, स्विट्जरलैंड इधर है, एस्टोनिया लिथुआनिया इधर है, ऑस्ट्रिया इधर है, फ्रेंच रिपब्लिक इधर है, पोलैंड इधर है, ब्लास्टिक्स इधर है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि जर्मनी की जो ये भूमि है, जर्मनी की जो इतिहास है, इस इतिहास के बारे में देखेंगे और जर्मनी किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण होता है। जर्मनी की अगर राजधानी अगर देखा जाए तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जो यहाँ पे है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। आगे देखेंगे, जर्मनी में कुछ ऐसा शहर है जहां जर्मनी के कुछ हिस्सा में एक प्रासा भी था, प्रासा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा ऐसा शहर है जो हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जर्मनी का एकीकरण अगर देखते हैं तो सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण में क्या कारण है। जर्मनी का एकीकरण अगर बात करते हैं तो जर्मनी का एकीकरण की अगर बात करते हैं तो जर्मनी छोटे छोटे 300 छोटे छोटे शहरों में बटा हुआ था। मतलब जर्मनी, ये जो जर्मनी है 300 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। एकीकरण से पहले 300 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। और उत्तरी जर्मनी में अगर जर्मनी को अगर देखा जाए तो जर्मनी को दो भागों में बांट दिया था धर्म के आधार पे। उत्तरी जर्मनी में अगर देखा जाए तो प्रोटोस्टेट धर्म था जो उत्तरी जर्मनी में पाया जाता था। उसी प्रकार दक्षिणी जर्मनी में अगर बात करते हैं तो कैथोलिक नामक एक धर्म है जो दक्षिणी जर्मनी में हुआ करता था। और ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर यहां टकराव नहीं था, यहां लिंग के आधार पर टकराव नहीं था, यहां सामाजिक विभाजन नहीं था, यहां भूमि की लड़ाई थी, यहां ऑस्ट्रिया की लड़ाई थी, यहां फ्रांस से लड़ाई थी, यहां प्रसा से लड़ाई थी जर्मनी के लिए। तो आगे देखते हैं, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक धर्म था। सर्वप्रथम अगर बाधा की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रिया था। जर्मनी के एकीकरण की अगर बात करते हैं तो जर्मनी के एकीकरण करने में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। मतलब
ऑस्ट्रिया जर्मनी पे ऐसा प्रभाव जमाया था कि ऑस्ट्रिया के सटे जितने भी देश था, ऑस्ट्रिया के सटे उस सब पे अपना प्रभाव जमाया रखता था। मतलब ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि मेरे पड़ोसी वाले कंट्री, मेरे पड़ोसी वाले देश हमसे आगे बढ़े, ऐसा ही बिखरे रहे। तो जर्मनी पर किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। यही ऑस्ट्रिया के राजा मेटरनिक जर्मनी पे अपना वर्चस्व कायम करके रखा था। आगे देखेंगे, एकीकरण के नेतृत्व असंभव था। मतलब जर्मनी का जो एकीकरण करना वह आसान काम नहीं था, सिंपल काम नहीं था। बहुत ही अगर देखा जाए जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बहुत प्रयास किया गया, तभी एकीकरण जर्मनी का नहीं होता है। आगे देखेंगे, जर्मनी में हीगेल, कांट और हम्बोल्ट राष्ट्रवादी से भी प्रभावित था। मतलब ये जो जर्मनी है, जर्मनी के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये लोग हीगल से प्रभावित था, कांट से प्रभावित था, हम्बोल्ट से प्रभावित था। ये सब राष्ट्रवादी नेता है, और यह राष्ट्रवादी नेता होने के कारण जर्मनी में राष्ट्रवाद शब्द का जागरूक करने का प्रयास करता है। एकीकरण के बारे में बताता है कि जर्मनी को एकीकरण करने की जरूरत है। ये हीगेल, कांट, हम्बोल्ट। आगे जब जर्मनी का एकीकरण नहीं होता है तो एक अंकल आते हैं, बिस्मार्क अंकल। बिस्मार्क की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी का एकीकरण की अगर बात करते हैं तो जर्मनी में 1815 में एक विद्वान राष्ट्रवादी नेता का जन्म होता है, जिसका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क की अगर बात करते हैं, बिस्मार्क का जन्म की अगर बात करते हैं, बिस्मार्क का जन्म 1815 में जन्म स्थल की बात करते हैं, यह जन्म इसका होता है बर्लिन में। यह इसका जन्म होता है जमींदार परिवार में होता है, जमींदार परिवार में होता था। बिस्मार्क कहता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है, बिस्मार्क का थिंकिंग था, बिस्मार्क कहता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है, जर्मनी का एकीकरण करना है तो बिना सैन्य सहायता के जर्मनी का एकीकरण करना असंभव है। जर्मनी का एकीकरण करना क्या है? असंभव है। कौन कहता था? बिस्मार्क कहता था। बिस्मार्क का सोच था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो बिना सैन्य सहायता की मदद से हम जर्मनी का एकीकरण करना संभव नहीं है। मतलब बिस्मार्क कहता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो हमें सेना की सहायता लेनी पड़ेगी। यह कथन किसका है? बिस्मार्क का। बिस्मार्क क्या करता है? जर्मनी के एकीकरण के लिए एक जर्मनी के युवाओं में जोश भरने के लिए, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को प्रकट करने के लिए, जर्मनी के सेनाओं में राष्ट्रवादी विचारधाराओं को प्रकट करने के लिए बिस्मार्क ने एक नीति लेकर आता है, जिसे रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। रक्त एवं लौह की नीति कहते हैं। मतलब अगर जर्मनी का एकीकरण करना है, खून और लोहा का बलिदान हमें देना पड़ेगा। कौन कहता है? बिस्मार्क अंकल कहता है। इस बिस्मार्क चाचा की अगर हम देखा जाए तो इनका जन्म 1815 में स्थान बर्लिन में होता है। इसका जमींदार परिवार में होता है। जर्मनी का एकीकरण करना है तो बिना सैन्य सहायता के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। यह बिस्मार्क का कथन है।
अगर देखा जाए जर्मनी का एकीकरण अगर देखा जाए तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जर्मनी में रक्त एवं लौह की नीति लेकर आता है बिस्मार्क, और इस लौह एवं रक्त की नीति से लोगों को बताता है कि जर्मनी का अगर एकीकरण करना है तो खून को बलिदान और लोहा को हाथ में, हथियार को हाथ में उठाना पड़ेगा और खून बलिदान देना पड़ेगा। ये कह रहा है कौन? बिस्मार्क अंकल कह रहा है। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है, देखिए जर्मनी, बिस्मार्क एक महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। रक्त एवं लौह की नीति अपनाता है 1866 से 1868 के बीच में, और इसी के बल पे जर्मनी का एकीकरण करना शुरू कर देता है। अगर आगे देखते हैं, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए युद्ध की नीति अपनाता है। युद्ध की नीति अपनाता है। तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने युद्ध की नीति अपनाता है, और बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण को 3 चरणों में बांट देता है। 3 चरणों में बांट देता है। पहला चरण अगर देखते हैं, 3 चरण में बांटता है, मतलब जर्मनी का भी एकीकरण 3 चरणों में होता है और इटली का भी एकीकरण 3 चरणों में होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कौन कौन करता है, कितने चरण क्या है। जबकि हम इटली का एकीकरण पढ़े तो 3 चरण होता है, मेजनी द्वारा होता है, काउंट काबूर गैरिबाल्डी करता है। लेकिन यहाँ युद्ध की नीति को अपनाया जाता है, वहां हिंसा और अहिंसा को नीति को अपनाया जाता है, लेकिन यहाँ युद्ध की नीति को अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। तो यहाँ 3 चरण होता है। पहला चरण की अगर बात करते हैं, उसी प्रकार दूसरा चरण की बात करते हैं, उसी प्रकार तीसरा चरण की बात करते हैं। पहला चरण की अगर बात करते हैं तो पहला चरण की बात करते हैं तो पहला चरण डेनमार्क का युद्ध। दूसरा चरण देखते हैं सेडोवा का युद्ध देखेंगे। तीसरा चरण देखेंगे हम सेडोन का युद्ध देखेंगे। ये है मतलब बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने के लिए युद्ध की नीति को अपनाया और 3 ऐसे युद्ध करता है जिसे जर्मनी का एकीकरण पूरा हो पाता है। मतलब जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क 3 युद्ध लड़ता है। पहला डेनमार्क का युद्ध अगर देखा जाए, दूसरा सेडोवा का युद्ध देखा जाए, तीसरा सेडोन का युद्ध देखा जाए। पहला बैटल ऑफ डेनमार्क, दूसरा बैटल ऑफ सेडोवा, तीसरा बैटल ऑफ सेडोन। मतलब ये 3 युद्ध लड़ता है बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। तो पहला युद्ध देखेंगे डेनमार्क का युद्ध कैसे होता है। तो चलिए डेनमार्क का अगर युद्ध देखते हैं, डेनमार्क का युद्ध देखेंगे
डेनमार्क का युद्ध, डेनमार्क का युद्ध 1864। अब देखिए डेनमार्क का युद्ध क्या होता है कि 1864 से पहले जर्मनी का कुछ हिस्सा डेनमार्क कब्जा कर लेता है। जैसे सेल्सवर्थ हुआ, सेवेस्टिन जैसे जगह हुआ, वह डेनमार्क के हिस्सा में रहता है। तो डेनमार्क क्या करता है, सेवेस्टिन जैसे हिस्सा को अपने में मिलाता है। डेनमार्क का युद्ध अगर देखा जाए तो इधर अगर लेते हैं, चलिए थोड़ा मैप को लेते हैं, हम थोड़ा मैप को लेते हैं, ये मैप है ना, यहां पे देखेंगे डेनमार्क, डेनमार्क का युद्ध 1864। अब देखिए डेनमार्क की बात करता है। अब ये डेनमार्क का जो जगह, ये जो डेनमार्क है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डेनमार्क है, ये जो डेनमार्क है मेरे प्यारे बच्चों, डेनमार्क क्या करता है, ये जो कैनल हुआ, काइफ हुआ, ये सब जगह हमजमबर्ग या जर्मनी की हिस्सा था, लेकिन ये सब डेनमार्क के अस्तित्व में था। डेनमार्क इस पर कब्जा जमा के बैठा था। तो डेनमार्क क्या करता है कि जर्मनी के कुछ हिस्सा को कब्जा कर लेता है। तो जर्मनी के कुछ हिस्सा को बिस्मार्क अपने हिस्सा में मिलाने के लिए डेनमार्क का युद्ध लड़ता है 1864 में। अब इधर ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया भी जर्मनी के कुछ हिस्सा को कब्जा करके बैठा है। इधर देखा जाए, इधर फ्रांस है, फ्रांस भी जर्मनी के कुछ हिस्सा को कब्जा करके बैठा है। इधर डेनमार्क भी जर्मनी के कुछ हिस्सा को कब्जा करके बैठा है। मतलब बीच में बिस्मार्क है, बीच में ये जो बिस्मार्क है, सुनिए अब, बिस्मार्क और डेनमार्क से भी लड़ाई करेगा, फ्रांस से भी लड़ाई करेगा, ऑस्ट्रिया से लड़ाई करेगा, ये तीनों से लड़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों जो है ना जर्मनी के हिस्सा पर कब्जा करके बैठा है और जर्मनी चाहेगा कि तीनों से हम लड़ाई करके अपना जगह, अपना हिस्सा जर्मनी में मिला ले। तो ये बिस्मार्क क्या करता है, पहले यह जो डेनमार्क है, यह कमजोर देश है, इसके पास उतना सैन्य शक्ति नहीं था। तो बिस्मार्क दिमाग लगाता है, क्या लगाता है कि जाता है अपना प्रपोजल लेकर जाता है ऑस्ट्रिया के पास। बिस्मार्क जाता है ऑस्ट्रिया के पास, बिस्मार्क जाता है ऑस्ट्रिया के पास, बिस्मार्क गया ऑस्ट्रिया के पास। जब बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के पास गया तो ऑस्ट्रिया से संधि करता है, ऑस्ट्रिया से एक संधि किया, ऑस्ट्रिया से एक एग्रीमेंट करता है, संधि करता है ऑस्ट्रिया से, और ऑस्ट्रिया को युद्ध में साथ देने के लिए, ऑस्ट्रिया से युद्ध में साथ मांगने के लिए ऑस्ट्रिया से हाथ मिलाता है। मतलब यहां उस समय, अब देखिए उस समय जर्मनी था, प्रसा का नेतृत्व करता था, प्रसा, मतलब प्रसा प्लस जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया, ये तीनों मिलकर वर्सेस डेनमार्क, ये तीनों मिलकर डेनमार्क पर हमला कर देता है। मतलब डेनमार्क के अगर युद्ध देखा जाए तो एक साइड प्रसा प्लस ऑस्ट्रिया, एक साइड प्रसा प्लस ऑस्ट्रिया वर्सेस डेनमार्क। अब समझिए यहां पे क्या होता, मतलब बिस्मार्क यहां डेनमार्क को हराने के लिए ऑस्ट्रिया से साथ मांगता है और ऑस्ट्रिया एकदम साथ दे देता है बिस्मार्क को। और ये जो ऑस्ट्रिया, उस समय बिस्मार्क प्रसा का नेतृत्व करता था, मतलब बिस्मार्क प्रसा का चांसलर भी था। अब समझिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि डेनमार्क का युद्ध जब ऑस्ट्रिया और प्रसा एक साइड मिलकर बिस्मार्क से लड़ाई करता है और यह डेनमार्क का युद्ध प्रसा जीत जाता है। प्रसा सावधानी पूर्वक जीत जाता है, सावधानी पूर्वक जीत जाता है प्रसा। मतलब यहां पे हम अगर देखा जाए
यहां पे अगर हम देखते हैं, 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 चलिए यहां पे देखें, डेनमार्क का युद्ध जब देखते हैं तो डेनमार्क के युद्ध में प्रसा प्लस ऑस्ट्रिया, प्रसा प्लस ऑस्ट्रिया, और एक साइड है मेरे प्यारे बच्चों, और एक साइड है, एक साइड है डेनमार्क, डेनमार्क। यह युद्ध डेनमार्क यह युद्ध प्रसा जीत जाता है, प्रसा जीत जाता है, जीत जाता है। मतलब डेनमार्क द्वारा जो जर्मनी का हिस्सा कब्जा किया गया था वह जर्मनी डेनमार्क से छुड़ा लेता है। मतलब डेनमार्क पे हमला करके, डेनमार्क पे हमला करके जर्मनी का हिस्सा डेनमार्क से छुड़ा लेता है, और ऐसे जर्मनी जो है अपना हिस्सा डेनमार्क का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ता है। मतलब डेनमार्क जर्मनी का जो भी हिस्सा कब्जा किया रहता है एक समझौता के तहत दे दिया जाता है। अब समझिए यहां पे ये हुआ। अब दूसरा है, डेनमार्क का युद्ध देख चुके हैं, अब ये जो वाले हिस्सा है डेनमार्क कैनल का, हम जो सिचवर्न, ये सब हिस्सा जर्मनी अपने हिस्सा में मिला लेता है, जर्मनी अपने हिस्सा में मिला लेता है, अपने हिस्सा में मिला लेता है, हिस्सा में मिला लेता है, मिला लेता है। आगे हुआ, आगे देखेंगे उसी प्रकार एक युद्ध होता है सेरेवा का युद्ध, सेरोवा का युद्ध। अब यहां पे समझिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि बिस्मार्क, अब देखो डेनमार्क वाले जो हिस्सा है वो अपने हिस्सा में कर लिया, अब चाहेगा कि जो ऑस्ट्रिया कब्जा करके बैठा है उस हिस्सा को मिलाता है। तो बिस्मार्क यहां कूटनीतिज्ञ के माध्यम से बिस्मार्क यहां दिमाग लगाता है, बिस्मार्क यहां कूटनीतिज्ञ का दिमाग लगाते हुए बिस्मार्क जाता है फ्रांस के पास, बिस्मार्क जाता है, बिस्मार्क जाता है फ्रांस के पास। इस फ्रांस के पास बिस्मार्क आया और बिस्मार्क से संधि करता है, समझौता करता है कि भाई अगर तुम हमको युद्ध देगा, युद्ध में हमको साथ देगा तो ऑस्ट्रिया से भी, ऑस्ट्रिया को हम परास्त करके और जर्मनी का कुछ हिस्सा आपको हम दे देंगे। फ्रांस से समझौता करता है। तो सेरोवा का युद्ध होता है 1866 में। 1866 में क्या करता है, मतलब बिस्मार्क किसको नेतृत्व कर रहा है, कि देश को, प्रसा का, प्रसा का। अब बिस्मार्क क्या करेगा, बिस्मार्क जाएगा, बिस्मार्क जाएगा फ्रांस के पास, अब फ्रांस से सहायता मांगेगा, फ्रांस से सहायता मांगेगा। जब फ्रांस के पास गया बिस्मार्क सहायता मांगने के लिए प्रसा के तरफ से, तो फ्रांस प्रसा को साथ दे देता है। मतलब ये दोनों मिलकर अब ऑस्ट्रिया से लड़ाई करेगा। मतलब सेरोवा का युद्ध 1866 में होता है और 1866 में प्रसा प्लस फ्रांस, प्रसा प्लस फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रिया। मतलब यहां बिस्मार्क, मतलब यहां बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के पीछे से छुरा भोगता है। पहले डेनमार्क से जीतने के लिए ऑस्ट्रिया का साथ ले लेता है और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के पास जाता है। फ्रांस और प्रसा मिलकर ऑस्ट्रिया पे हमला कर देता है और ऑस्ट्रिया क्या करता है, ऑस्ट्रिया पर जब हमला करता है तो जर्मनी के कब्जा वाले क्षेत्र ऑस्ट्रिया छोड़ देता है। मतलब फ्रांस और प्रसा में जब लड़ाई होती है, फ्रांस और प्रसा में जब लड़ाई होती है, सॉरी, प्रसा और फ्रांस दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया से लड़ाई करता है तो ऑस्ट्रिया को हरा देता है यहाँ पे, और जर्मनी के कब्जा वाले हिस्से
ऑस्ट्रिया जर्मनी के सौंप देता है। आगे देखिए, तो यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कि सेरोवा का युद्ध कब होता है, तो 1866 में होता है। किसके किसके बीच में, तो प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच में। प्रासा को साथ देने कौन आता है, फ्रांस। जबकि डेनमार्क का युद्ध कब होता है, 1864 में होता है। किसके किसके बीच में, प्रासा और ऑस्ट्रिया। प्रासा और डेनमार्क में होता है। प्रासा को साथ देने कौन आता है, ऑस्ट्रिया आता है प्रासा को साथ देने। अब एक और युद्ध है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे हम। अब देखेंगे सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध अगर देखेंगे, सेडोन का अगर युद्ध देखते हैं, सेडोन का अगर युद्ध देखते हैं, सेडोन का युद्ध अगर देखते हैं, चलिए अब देखते हैं सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध देखते हैं, सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध देखेंगे, सेडोन का युद्ध देखेंगे। अब देखिए, ये जो जर्मनी है, ये जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क, ये जो बिस्मार्क है क्या करेगा, आप डेनमार्क से लड़ाई कर लिया, ऑस्ट्रिया के सहायता से, ऑस्ट्रिया से लड़ाई कर लिया, फ्रांस के सहायता से। अब फ्रांस जो कब्जा करके बैठा है जर्मनी वाले हिस्सा को, अब वो बिस्मार्क क्या करेगा, फ्रांस से लड़ाई करेगा। अब तो ऑस्ट्रिया इसे साथ देगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में भाला भोंका है। अब इसे लड़ाई फ्रांस से सहायता मांग के ऑस्ट्रिया को हरा देता है, तो ऑस्ट्रिया साथ देगा नहीं। डेनमार्क पहले हार चुका है, ऑस्ट्रिया प्रासा से पहले हार चुका है। अब लड़ाई होगा सेडोन की लड़ाई। सेडोन की जगह पे, सेडोन नामक जगह पे एक लड़ाई होगा 1871 में। 1871 में एक लड़ाई होता है। 1871 में लड़ाई होता है, सेडोन की लड़ाई 1871 में होता है प्रासा और फ्रांस के बीच में। प्रासा और फ्रांस के बीच में, प्रासा और फ्रांस के बीच में एक लड़ाई हुआ। प्रासा और फ्रांस के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुआ। जब प्रासा और फ्रांस के बीच में लड़ाई होता है, समझ आइए, सेडोन के युद्ध में, तो इस युद्ध में प्रासा हार जाता है, प्रासा हार जाता है, प्रासा हार जाता है। इस युद्ध में फ्रांस जीत जाता है, फ्रांस जीत जाता है, जीत जाता है। फ्रांस क्या होता है, जीत जाता है। जब जीतने के बाद फ्रांस सोचता है कि जर्मनी का वैसा क्षेत्र जो जर्मनी के हिस्सा में है, लेकिन फ्रांस उस पर फ्रांस का अधिकार है, तो फ्रांस सोचता है, फ्रांस समझौता करके जर्मनी के छोटे हिस्से, जर्मनी के छोटे हिस्से जर्मनी को सौंप देता है, जर्मनी को सौंप देता है, जर्मनी को सौंप देता है और सौंप देता है, सौंप देता है। और इससे जर्मनी का एकीकरण का रास्ता साफ हो जाता है। सन 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। 10 मई 1871 में, 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। इस संधि के माध्यम से प्रासा और
फ्रांस जर्मनी के हिस्सों को समझौता करके जर्मनी को सौंप देता है और जर्मनी को 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है। मतलब यहां जर्मनी का भी एकीकरण हम पढ़ चुके हैं। जर्मनी का भी एकीकरण 3 चरणों में होता है। पहला डेनमार्क का युद्ध, पहला अगर देखते हैं जर्मनी का एकीकरण, अगर हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी का एकीकरण अगर देखते हैं तो पहला डेनमार्क का युद्ध होता है, दूसरा सेडोवा का युद्ध, तीसरा सेडोन का युद्ध। डेनमार्क का युद्ध 1864 में होता है, इसका 1866 में होता है और 1870 में होता है इसका सेडोन का युद्ध। 1871 में जाकर जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता। आगे देखिए जर्मनी का प्रथम चरण डेनमार्क का युद्ध, जर्मनी वर्सेस डेनमार्क और नॉर्वे भी रहता है। दूसरा चरण होता है 3 जुलाई 1866 में यह युद्ध होता है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में और इसमें प्रूसिया विजय हो जाता है। तीसरा चरण की बात करते हैं तो सेडोन का युद्ध होता है 1 से 2 सितंबर के बीच में प्रूसिया और फ्रांस के बीच में होता है, जिसमें नेपोलियन तृतीय वहां के राजा रहता है फ्रांस को, और प्रूसिया को जर्मनी का हिस्सा सौंप देता है और जर्मनी का 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब देखिए, अब है इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा होती है? तो बुर्बो वंश के द्वारा होता है। बुर्बो वंश द्वारा होता है, बुर्बो वंश के द्वारा होता है, बुर्बो वंश के द्वारा होता है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से है। मेजनी का संबंध कभी से है? कार्बोनरी संगठन से है। इटली और जर्मनी के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। ये है। आगे है काउंट काबू को विक्टर एमुनु के किस पद पे नियुक्त करता है? तो बताया मैं, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करता है। गैरीबाल्डी पेशों से क्या था? नाविक। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है बुआ? नाविक। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आता है रे गैरीबाल्डी वाला, बहुत आवा एग्जाम में, एक कंप्लीट कर लिया। जर्मनी राइन का निर्माण, जर्मन राइन का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था 1804 के आसपास। रक्त एवं लौह की नीति कौन अपनाता है? बिस्मार्क। अब ये सब युद्ध है। क्वेश्चन पूछेगा, आगे क्वेश्चन पूछेगा सेडोवा का युद्ध कब होता? सेडोवा का युद्ध कब हुआ? सेडोवा का युद्ध 1866। सेडोन का युद्ध पूछेगा, सेडोन का युद्ध कब होता है? सेडोन का युद्ध पूछेगा तो सेडोन का युद्ध 1870 पूछेगा। डेनमार्क का युद्ध पूछेगा, डेनमार्क का युद्ध पूछेगा तो डेनमार्क का युद्ध 1864। इसके बाद पूछेगा क्रीमिया का युद्ध पूछेगा। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो 1853 से 54 के बीच में, 53 से 54 के बीच में ये सब युद्ध है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, 100% यहां से क्वेश्चन टकराएगा। क्वेश्चन पूछेगा इटली का मसीहा किसे कहते हैं? इटली का मसीहा पूछेगा, मसीहा। इटली का मसीहा मेजनी है, मेजनी। इटली का मसीहा कौन है? मेजनी है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछेगा इटली का मसीहा पूछेगा तो कौन? मेजनी। इटली का मसीहा कौन है? मेजनी। आगे पूछेगा इटली का तलवार पूछेगा तो इटली का तलवार पूछेगा तो कौन? मेजनी ही, मेजनी। क्वेश्चन पूछेगा इटली का पिता पूछेगा, इटली का पिता भी कौन? मेजनी ही, मेजनी अंकल ही। आगे पूछेगा इटली का एकीकरण पूछेगा 1871 में। उसी प्रकार जर्मनी का भी एकीकरण 1871 में। आगे क्वेश्चन पूछेगा यंग इटली का स्थापना, क्वेश्चन पूछेगा यंग इटली
यंग इटली संस्था का स्थापना, यंग इटली का स्थापना 1831 में। इसी को सब पूछेगा। यंग यूरोप का स्थापना, यंग यूरोप संस्था का स्थापना, यंग यूरोप संस्था का स्थापना 1834 में। एक क्वेश्चन से पूछेगा आपके एग्जाम में। अब क्वेश्चन पूछेगा इटली की राजधानी, इटली की राजधानी पूछेगा, इटली की राजधानी पूछेगा, इटली की राजधानी पूछेगा तो कहिएगा रोम है, रोम। इटली का अगर करेंसी पूछेगा, इटली का अगर मुद्रा पूछेगा, इटली का मुद्रा पूछेगा, मुद्रा पूछेगा, इटली का मुद्रा पूछेगा तो लीरा। इटली का मुद्रा क्या नाम है? लीरा। ये सब इटली से क्वेश्चन सब पूछेगा। इटली से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बदलना चाहिए। देखिए, इटली का मसीहा मेजनी, इटली में राष्ट्रवाद का प्रचारक पहला व्यक्ति मेजनी ही है। इटली का तलवार भी मेजनी को ही कहते हैं, इटली का पिता भी मेजनी को कहते हैं। इटली का एकीकरण 1871 में, यंग इटली की संस्था का गठन 1831 में, यंग यूरोप का गठन 1834 में, यंग इटली की राजधानी रोम, इटली का मुद्रा लीरा। क्वेश्चन पूछेगा आगे, क्वेश्चन पूछेगा यंग यूरोप का, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा यंग यूरोप का संस्थापक, संस्थापक पूछेगा। यंग यूरोप का संस्थापक पूछेगा तो मेजनी, मेजनी ही है। क्वेश्चन पूछेगा यंग इटली, यंग इटली का संस्थापक पूछेगा, संस्थापक पूछेगा तो कौन होगा? मेजनी ही, मेजनी ही सबका स्थापना करता है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब इटली पे बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे इटली का मसीहा मेजनी, इटली का तलवार मेजनी, इटली का पिता मेजनी, इटली का एकीकरण 1871, इटली का यंग इटली का स्थापना 1831, यंग यूरोप 1834, इटली की राजधानी रोम, इटली की मुद्रा लीरा, यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी, यंग इटली का स्थापना मेजनी। आगे देखते हैं, अब जर्मनी की बात करते हैं थोड़ा। अब देखिए, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी का मुद्रा की अगर बात करते हैं, जर्मन मुद्रा, जर्मन मुद्रा, जर्मन मुद्रा है, जर्मन मुद्रा, जर्मन मुद्रा है, जर्मन मुद्रा, जर्मन मुद्रा है, जर्मन मुद्रा। जर्मनी की सांसद का अगर बात करते हैं, जर्मनी सांसद का नाम है, जर्मनी सांसद का नाम है डायट। यही डायट में बिस्मार्क प्रतिनिधि करता था। जर्मनी के सांसद का नाम क्या है? डायट। जर्मनी के सांसद का क्या नाम है? डायट। जैसे में भारत के सांसद का नाम है असेंबली, सांसद ही नाम है। अब आगे देखिए, हाँ, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, एकीकरण कौन करता है? बिस्मार्क करता है, बिस्मार्क करता है। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा होता है? जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है 1871 में होता है। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। और किस नीति पे? युद्ध की नीति के कारण होता है। बिस्मार्क कितने युद्ध लड़ता है? 3 युद्ध। पहला डेनमार्क का युद्ध, डेनमार्क का युद्ध, डेनमार्क का युद्ध होता है 1864 में मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा होता है, सब रट लेना रे राजा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। दूसरा बनेगा सेडोवा का युद्ध रे राजा। सेडोवा का युद्ध अगर देखते हैं रे प्यारे बच्चों, सेडोवा का युद्ध बनेगा 1866 में होगा रे राजा। एक और युद्ध होता है रे राजा, सेडोन का युद्ध होता है रे राजा, सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध होता है मेरे प्यारे बच्चों 1870 में होता है। और इस तीनों युद्ध के कारण, तीनों युद्ध जर्मनी लड़ता है, जर्मनी के नेतृत्व प्रासा करता है, प्रासा के नेतृत्व में यह तीनों युद्ध होता है। और इस तीनों युद्ध के बाद क्या करता है? जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जर्मनी, इटली दोनों का एकीकरण कब होता है?
1871 में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब टॉपिक आपका VVI क्वेश्चन है, यहीं से आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इस पूरा लेक्चर को बढ़िया से देखो, पूरा चैप्टर पकड़ा जाएगा, वन शॉट टॉपिक है ये सब। और इसी टॉपिक से लगभग आपके बोर्ड में 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। मतलब वन शॉट टॉपिक है, वन शॉट टॉपिक के माध्यम से इस चैप्टर का जितना टॉपिक है सब लिया है हम। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की क्रांति 1789 क्वेश्चन पूछेगा। तो एक क्वेश्चन सब आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन को आप वीडियो को पुश करके कई बार स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं, वीडियो को पीछा करके भी आप देख सकते हैं, वीडियो को रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वन शॉट टॉपिक के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यूरोप का राष्ट्रवाद, अगले वीडियो में मैं अगले एपिसोड लेकर आऊंगा सेकेंड चैप्टर का। सेकेंड चैप्टर को मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, सेकेंड चैप्टर को मैं पीपीटी के माध्यम से मैं सेकेंड टॉपिक लेकर आऊंगा, सेकेंड चैप्टर लेकर आऊंगा, जो आपका तैयारी बेहतर कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यह चैनल आपका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।